नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग एसएसटी पेडागोजी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे और आपके एसएसटी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपको सीधे सीधे नंबर देकर जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। हमारा सेशन क्या कह रहा है? पहला ही क्वेश्चन है, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा आंसर क्या कह रहा है? इतिहास संदर्भ से आधारित है या यहाँ बहुलित इतिहास है, इतिहास अखंड एवं विविध है, विशिष्ट है और इतिहास विवादास्पद नहीं है। क्या इतिहास में कोई विवाद नहीं है कि ये घटना कब हुई थी, कौन घटना कब हुई थी, कितने विवाद हैं? और इतिहास के अखंड और विशिष्ट, इतिहास को अखंड नहीं है, इसको कितने खंडों में बांट के पढ़ते हैं आप। पहला होता है प्राचीन इतिहास, फिर मध्य इतिहास और फिर उसके बाद आता है ये जो आपका आधुनिक इतिहास। 3 भागों में खंड अखंड ये इसको खंड किए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या कह रहा है? थोड़ा सा चलते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। क्या बोल रहा है कि सामाजिक इतिहास पढ़ते समय शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित होता है। कैसा होता है? संदर्भ आधारित होता है और इसका रूप क्या होता है? बहुरूप होता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? बहुरूप होता है। इसका मतलब है कि ऐतिहासिक घटनाएं और उनकी जो व्याख्याएं उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती हैं जिनमें घटित हुई हैं। कहने का मतलब है इतिहास को हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ ऐड करके जोड़ करके पढ़ाते हैं, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं भी होती हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ को सबको क्या करते हैं? एक साथ जोड़कर हम पढ़ाते हैं। तो ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको इधर बोल भी रहा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतिहास कैसा आधारित है? ये संदर्भ आधारित है, बहुविकल्पी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही, ओनली ये आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप, इतिहास, इसके अतिरिक्त इतिहास के कई दृष्टिकोण और व्याख्याएं हैं जो विचारधारा, धर्म, राष्ट्रीयता और लिंग जैसे कारकों का आकार लेती है। क्या होता है? इतिहास के दृष्टिकोण जैसे विचारधारा हो गया, कौन कौन से धर्म हो गए, हम किस राष्ट्र के हैं और कौन सा लिंग है, जेंडर को भी ये आकार लेते हैं और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतिहास में हम ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। आज का अगला पेज, दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या सम्मिलित है? क्या इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र है? आपका ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र एवं बिजनेस स्टडीज। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका कि भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कानून एवं सांख्यिकी। और चौथा बोल रहा है समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र और सूचना विज्ञान। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें मानव शास्त्र नहीं है, बिजनेस है नहीं, आपका कानून व्यवस्था सांख्यिकी है, साइकोलॉजी नहीं है, समाजशास्त्र में इतिहास और दर्शन शास्त्र नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला। चलते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि हमारा इसका व्याख्या क्या कर रहा है। ये है आपका इतिहास। इतिहास के अंदर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगा, आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा। क्या होता है? आपको कौन कौन सा मिलेगा? आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, आपके जियोग्राफी, भूगोल, इतिहास देखने को मिलेगा और राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। कौन कौन सा था? आपका इतिहास मिलेगा, इतिहास मिलेगा और आपको जियोग्राफी, भूगोल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आपको भूगोल मिलेगा। इसके बाद आपको राजनीति विज्ञान मिलेगा, राजनीति विज्ञान मिलेगा। और चौथा क्या कह रहा है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको इतना सब मिलता है पढ़ने को। इतिहास के अंतर्गत जो समाहित होती हैं वो सामाजिक विज्ञान समाज के विविध सरोकारों
को समाहित करता है, सम्मिलित करता है। इसके विषय के नई सामग्री में एक विस्तृत श्रृंखला जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और समाजशास्त्र। सामाजिक विज्ञान वे विज्ञान है जो मनुष्य की उनकी सामाजिक व्यवस्था और संस्थाओं के संबंध का आंसर करते हैं कि मनुष्य क्या था, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, उनके संस्थाएं वो पहले कैसे रहते थे। पहले आपको पता है वो लोग पेड़ों के नीचे रहते थे, फिर आप आपस में समुदाय बनाकर, जानवरों से बचने के लिए समुदाय बनाकर रहने के लिए, तो वो उनका जो मनुष्यों की सामाजिक जीवन है उसमें कौन सा धर्म पालते थे, कि पहले किस किस धर्म का वो पूजा करते थे, कैसे किसको मानते थे, ये सब उनकी जो व्यवस्था है, उनकी संस्थाओं और जो आपस में उनके क्या संबंध रहे हैं, आपस में वो कैसे आपस में भाईचारा से या कैसे रहते थे, उसके बारे में सब बताता है। तो आपका आई थिंक ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो चल देखते हैं। तो आपका क्या बोल रहा है, इतिहास में कौन कौन सा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति एवं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका मानव शास्त्र ये है नहीं, और भूगोल है, मनोविज्ञान, समाज ये है नहीं, आपका समाजशास्त्र, इतिहास अर्थात दर्शन शास्त्र एवं सूचना विज्ञान नहीं, तो आपका सब आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको पता है कि इसमें वही जो साइकोलॉजी, ये सब सोशियोलॉजी, यही सब सब्जेक्ट हैं, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं उसी के बारे में दिया गया है। आजकल सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान को एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ा हुआ माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो सामाजिक अध्ययन होता है और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे को एक साथ कोरिलेट करके और एक दूसरे को एक के साथ दूसरे को जोड़ करके, अंतर रिलेट करके पढ़ाते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ करके पढ़ाते हैं। ठीक है, और समाज के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के इसके तत्व हैं। किसके, सामाजिक अध्ययन के, सोशल स्टडीज के। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, यह है आपका सोशल स्टडीज। कैसा होना चाहिए, आपका अंतर विषयक समझ होना, अंतर विषयक यानी एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अंतर विषयक का मतलब होता है समाज में काम करने के लिए उनके संबंध। कहने का मतलब है ये जो सोशल स्टडीज हो गया, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, सोशल जो स्टडीज हो गया उसको कहने पर कैसे पढ़ना चाहिए, अंतर विषयक, एक दूसरे के साथ रिलेट करके, एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ करके पढ़ना चाहिए चारों सब्जेक्ट को। कि आप इतिहास पढ़ो तो उसमें समाज के बारे में नहीं रहता है, पहले के आदमी जो थे वो कैसी मुद्रा का प्रयोग करते थे, किस धातु का प्रयोग करते थे, वो लेन देन के लिए क्या प्रयोग करते थे, उसमें आपका इकोनॉमिक्स नहीं आएगा। उसमें वो कैसे वहाँ की जो कबीला होता था, मुखिया होता था, उसका एक मुखिया होता था, वो और वो अपने वहाँ के समुदाय को कैसे चलाता था, तो राजनीति के बारे में नहीं बताएगा। तो सभी को एक साथ कोऑपरेट करके, सभी को एक साथ जोड़ करके पढ़ा जाता है। सोशल स्टडीज का यही मतलब होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने, ये क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, किस पे बोल रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, किस पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है, आपको नहीं देखना है। सामाजिक कहाँ है आपका, सेकेंडरी लेवल पे बोल रहा है। ठीक है, तो आपको अभी हम बता दिए कि आपको क्या पॉलिटिकल साइंस है या दर्शन शास्त्र है, आपको नहीं देखना है। और आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो अभी हमने पहले ही स्लाइड में पढ़ा कि इसमें आपका एक और है, ये राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है और एक अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, बट आपका ये जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी, ये नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपका ये हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ये सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी, किस पे है, अपर प्राइमरी पे ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको इतिहास मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इतिहास हो जाएगा, और ये भूगोल हो जाएगा, और ये आपका राजनीति विज्ञान हो जाएगा, और आपका क्या है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपको इसमें कहीं दर्शन शास्त्र देखने को मिला, नहीं मिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे।
क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य, जो आपका अपर प्राइमरी लेवल है उस पे क्या आप सामाजिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या है विषय, क्या होना चाहिए, विषय वस्तु की क्या होना चाहिए, विषय वस्तु की व्यवहारिक ज्ञान होना। ऐसा नहीं है उसके विषय वस्तु के व्यवहार की, उसमें बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या कर रहा है, आपस में कैसे संबंध बना के रख रहा है, उसके व्यवहारों का भी ज्ञान होना जरूरी है। और विद्यार्थियों को जो रोजमर्रा कहने रियल लाइफ से उसके अनुभव, उसमें वो बच्चा को रोज क्या कर रहा है, कैसे सीख रहा है, उनके अनुभव को भी आप वरीयता दोगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ अनुभव लेकर आ रहा है आप उसको इनकार कर दो, नहीं, बच्चे के जो रोजमर्रा की जो डेली लाइफ का अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस है, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता देना है। ठीक है। और तीसरा कह रहा है छात्रों में वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक प्रशंसा और वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए नवीनतम ज्ञान प्रदान करना। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को वैज्ञानिक ज्ञान, उसको विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके वैज्ञानिक की जो प्रशंसा हो रही है, वैज्ञानिक हमारे क्या कर रहे हैं उनकी भी होना चाहिए, और वैज्ञानिक का स्वभाव कैसा है, और नवीनतम जो ज्ञान, उसमें नई नई खोजें क्या हो रही हैं, ये सब उसके बारे में सामाजिक विज्ञान जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का शिक्षा देने का उद्देश्य है। कहने का मतलब है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे आसपास पड़ोस में हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में बच्चों को जानकारी देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने पेज पर। क्या है, वायुमंडल, सौरमंडल, भू आकृतियां, ये स्थल मंडल किस विषय में आएंगी, क्या जियोग्राफी का आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा, या भाषा विज्ञान है, उपर्युक्त में से एक में से अधिक आएगा। आपका ये जो वायुमंडल है, सौरमंडल है, भू आकृति है और स्थल मंडल आपको कितने पे आएगा, आपको पता है ना पृथ्वी के कितने प्रतिशत स्थल है, लगभग 71% क्या है, पानी ही पानी है, क्या है, पानी ही है, और 29% क्या है, आपका स्थल है। ठीक है, ये 71 है और ये 29। ठीक है, चलते हैं हम अगले पेज पर। तो अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये किससे, जियोग्राफी, भूगोल से हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में पढ़ते नहीं हैं इसके ये सब, और इकोनॉमिक्स में हम आपका ये क्या बोलते हैं, वायुमंडल, सौरमंडल पढ़ते हैं ना, भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं नहीं, इसमें से एक से अधिक होगा नहीं। तो ये तो थोड़ा एकदम आसान सा क्वेश्चन था, तो इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं अगले पेज पर। आ गया अब भूगोल ज्ञान की वह शाखा जिसके भूमि, वायुमंडल और सौरमंडल, भू आकृति, स्थल मंडल विशेषताओं की और निवासियों पृथ्वी पर घटनाओं की अध्ययन किया जाए, कि हमारे पृथ्वी पर कैसी कैसी घटनाएं हुई, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसमें क्या क्या दिक्कत हुए, वहाँ पे पहले के आदमी पानी कैसे था, फिर समुद्र कैसे, ये सब इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो और क्या बोल रहा है, विश्व के क्षेत्रों के अध्ययन भूगोल की अपनी इकाई है, और आपस में जुड़ी प्रत्येक इकाई की अपनी विशेषताएं होती है। जितनी भी इकाई होती हैं सबका वो आपस में कुछ न कुछ अपनी भी विशेषता होती है। ठीक है, जियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, भूगोल के शिक्षण शास्त्र के संबंध में क्या प्रयास करना चाहिए। जो जियोग्राफी का है उसका शिक्षण शास्त्र के विषय में निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए। कौन कौन सा है, पर्यावरण और संसाधन के संरक्षण के बारे में कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए होते हैं, और मानचित्र और ग्लोब, मानचित्र और ग्लोब को पढ़ने का कौशल विकसित करना, और चित्र बनाने और मापने का कौशल विकसित करना, और भौगोलिक उपकरणों का उपयोग कर हेर फेर करने के कौशल विकसित करना शामिल है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और बोध निष्कर्ष अन्योन्याश्रित चिंतन को आकर्षित करने की क्षमता विकसित करना। और अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायुमंडल, सौरमंडल और ये आकृतियां जो हैं स्थल मंडल भूगोल के अंग हैं। इससे आपको पता चलेगा कौन किसका आता है। चलते हैं हम अपने अब उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या हो, भूगोल और अर्थशास्त्र के निम्नलिखित मिलकर निम्नलिखित मदद कर सकते हैं। क्या, पर्यावरण संसाधन में विकास के मुद्दों एवं दृष्टिकोण को विकसित करना, और दूसरा क्या है, बहुलता को समझना, क्या है, बहुलता को समझना, और पर्यावरण स्थानों के बारे में ज्ञान का विकास करना, और संसाधन एवं इष्टतम नियतन को समझना कि हमारा पर्यावरण से कौन सा संसाधन कैसे हो रहा है, कैसे पर्यावरण के स्थान के बारे में
पहले आप कहाँ पे पहले रहते थे, कैसे क्या करते थे, उनके बारे में सबको पता करना है। और पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे, जो हमारे पर्यावरण पहले संसाधन कौन कौन से, हम इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसको कैसे प्रदूषित कर सकते हैं, इनके बारे में सब। और उनके जो विकास का जो मुद्दा है कि कैसे कैसे उसके पर्यावरण के क्षेत्र में, कैसे कैसे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में और हम उसको विकास कर सकते हैं, उसकी जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। क्या बोल रहा है, भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण संसाधनों के विकास से संबंधित मुद्दों पर एक उचित परिप्रेक्ष्य विकसित करने में मदद करते हैं। कौन कौन सा, भूगोल और अर्थशास्त्र, स्थानीय से लेकर वैश्विक, कहने का मतलब है यहाँ से जब आप से रह रहे हो, जैसे आप भारत में रह रहे हो, भारत उत्तर प्रदेश प्रयागराज से लेकर के उसको विश्व स्तर पर, कहाँ तक, विश्व स्तर तक, विश्व स्तर तक, और उसमें जो भी परिवर्तन होता है या पर्यावरण में जो विकास के मुद्दे होते हैं उसके विकास करने में मदद करते हैं। और भारतीय इतिहास को बहुलता और परिवर्तन की अवधारणाओं पर जोर देते हुए पढ़ाया जाए या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बच्चों को स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों के पठन और कामकाज और भागीदारी की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराया जाए। ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें कार्य में क्या, बच्चों को क्या है, स्थानीय और राज्य तथा केंद्र, उसके स्थान पर, उसके घर पे, उसके अगर पास पड़ोस में क्या हो रहा है, और उसके राज्य में, उसकी राज्य कैसी काम कर रही है, राज्य सरकारें कैसी काम रही है, उसके बाद कौन सा राज्य के बाद केंद्र सरकारें, कौन सा केंद्र सरकार कैसे काम कर रही है, केंद्र सरकार कैसे काम रही है, इन सब सरकारों के बारे में पठन और उनकी कामकाज, उसका रवैया क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उन सब से परिचित करवाया जाए बच्चों को, ताकि और एक्टिव बनाया जाए। ठीक है, चलते हैं हम आगे पेज पर। हमारा अगला पेज आज का क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ गया, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। आपका आंसर है कि नागरिक शास्त्र का प्रयोग का क्यों नहीं करते हैं। क्या आपका आंसर क्या करा है, नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया गया है, और आंसर तीसरा कह रहा है कि यह केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर केंद्रित था, और चौथा कह रहा है इनमें किस विषय के दायरे में संकुचित रखा गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जरा सा आंसर बताइए, आप लोग करिए। इसने अवलोकन और दृष्टिकोण का विकास समाहित किया, और क्या बोल रहा है आपका, ये क्या बोल रहा है कि नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसके बदलने की जरूरत है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया गया है, बिल्कुल सही बोल रहा है। यह केवल सरकारी, केवल ही शब्द गलते हुए आपको क्या करना है, इसको काट देना है। और तीसरा ऑप्शन क्या, वो चौथा ऑप्शन, इसने इस विषय के दायरे में संकुचित रखा है, तो ये भी सही हो जाएगा। आपका सी नंबर गलत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर गलत हो जाए, हाँ गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और डी, ए सी और डी किस में है, ए सी और डी नहीं, ये गलत है, तो ए सी और डी सही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एनएफजी नामकरण में नागरिक शास्त्र को लेकर राजनीतिक विज्ञान तक बदलाव और सुझाव देता है। औपनिवेशिक काल के दौरान राज्य के प्रति भारतीय बढ़ती निष्ठाहीनता की पृष्ठभूमि के
खिलाफ भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ। किसका हुआ था? आपको देखिए, किसके? औपनिवेशिक काल में और राज्य के प्रति भारतीय बढ़ती निष्ठाहीनता भूमि के खिलाफ भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में नागरिक शब्द का प्रयोग हुआ था, नागरिक शास्त्र का प्रयोग हुआ था। दूसरा क्या बोल रहा है? ली वार्नर द्वारा लिखित नागरिक शास्त्र की पहली पाठ्यपुस्तक सिटीजन ऑफ इंडिया के विश्लेषण से पता चलता है कि नागरिक शास्त्र सांस्कृतिक आधिपत्य और औपनिवेशिक परियोजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको ये दोनों इनके लिखित द्वारा, ली वार्नर के लिखित द्वारा और एक कब प्रयोग हुआ था कि खिलाफ भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में प्रयोग हुआ था। ठीक है, क्या है? औपनिवेशिक नागरिक शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? नागरिक की आज्ञाकारिता एवं वफादारी पर जोर। क्या है? कि व्यवस्था सुधार एवं तर्क संगत और औपनिवेशिक लोकाचार भारतीय में व्यक्ति की कमियां को विवेचन करना। और राजनीति, और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके विपरीत राजनीति विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया की गतिशीलता को सुझाव देता है जो सामाजिक ताकतों द्वारा प्रभुत्व एवं संरचना के उनके प्रतिद्वंद्विता का निर्माण करती है। और तीसरा बोला, राजनीति विज्ञान नागरिक समाज के ऐसे क्षेत्रों के रूप में मानता है जो संवेदनशील प्रश्नवाचक होते हैं। कहने का मतलब है एक दूसरे के साथ को रिलेट करके उसके प्रति संवेदनशील रह के पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अब आ गया निम्नलिखित में से सबसे, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से सबसे उचित कथन को चुनिए। सबसे आपको कितना है? सबसे उचित। क्या है? सबसे उचित कथन को चुनना है। क्या कथन कह रहा है? जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के विषय का वर्णन कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि यह परिभाषाओं का प्रयोग पर बल देता है। दूसरा, यह स्मरण रट्टा मार के सीखने पर बल देता है। तीसरा, यह वास्तविक जीवन में एवं स्थितियों के साथ जुड़ा है। चौथा, यह एक ही उत्तर पर बल देता है। नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? यह वास्तविक, कौन सा? वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा आंसर सही हो जाएगा कि किससे? वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़कर इसको पढ़ाया जाता है। तो बच्चे ज़्यादा ही उसको समझने में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इसके बारे में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित 3 तत्वों का मिश्रण शामिल है। कौन कौन सा है? यह स्वीकार करना कि बच्चे अनुभव एवं अवधारणाओं की अनुभवजन्य समझ के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। जो बच्चों को पहले क्या है? अनुभव है। पहले अनुभव को बच्चे विद्यालय में जब आते हैं तो वो कुछ न कुछ अनुभव लेकर आते हैं। और उनकी अवधारणा क्या है? अनुभवजन्य समझ के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और काल्पनिक आख्यानों, केस स्टडीज हो गया, या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों के रूप में इन्हें शामिल करके संस्थाओं और प्रकृतियों की भी चर्चा है। केस स्टडी मतलब किसी के बारे में एकदम बारीकी से ध्यान रखते हुए, और उनके काल्पनिक आख्यान, जैसे कुछ कल्पना, उसके बारे में कल्पना करने के लिए। और केस स्टडीज वही किसी के बारे में एकदम गहनता से अध्ययन करने के लिए केस स्टडीज हो गया, या बच्चों के अनुभव द्वारा आधारित। और सबसे आपका एक्टिव क्या होगा? बच्चे का जो अनुभव है उसके आधार पर सिखाने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तथ्यों को बनाए रखने के बजाय समझने के को सक्षम करने की दृष्टि से, तथ्यों को क्या है? तथ्यों को बनाए रखने के बजाय उनको समझने पर जोर दिया जाना चाहिए। किस पे जोर दिया जाना चाहिए? समझने पर। बच्चे कितना से ज़्यादा अवबोध कर रहे हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे हैं। हमने ऐसा कुछ तरीक़ों से ही किया जिसमें सूचनाओं की सूची को कम से कम करना, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं और रट्टाफिकेशन मतलब रोड मेमोराइजेशन नहीं करना है। उसका जो सूचनाएं है, जो तथ्य है, फैक्ट है, उसको थोड़ा सा कम कर दो। और बच्चे को सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न पूछना, और बच्चे से प्रोत्साहित, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उससे कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहोगे। तो यदि आप प्रश्न बच्चे से पूछते रहोगे तो बच्चा क्लास में एक्टिव भी रहेगा। जहाँ तक संभव हो सके परिभाषाओं से बचना चाहिए। यदि आपका हो सके तो आपके क्लास में जो परिभाषा होता है, डिफिनेशन होता है, उसको रोड करने से, उसको मेमोराइज करने से, उसको याद करवाने से, कंठस्थ करवाने से बचना चाहिए। ठीक है, उसकी समझ पर आपको काम करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है? शिक्षक के विषयों पर चर्चा आदर्श और वास्तविक के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करना चाहिए।
कि उसका जो वास्तविक जीवन है कैसा है, वास्तविकता के नहीं, ये रियल बात है, ये रियल बात है, इसके बारे में। और जो हमारे विषयों की चर्चा है, जो आदर्श है की बातें हैं, नहीं ये हमारे मानने लायक हैं, ये नहीं है, और ये हमारी यही वास्तविकता है, उसके बारे में उसको कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बताने की कोशिश की जाना चाहिए। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित किस दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए? पहला क्या बोल रहा है, आपका आंसर बोल रहा है मूर्त उदाहरण तथा अनुभवों के उपयोग करना चाहिए। और आपका एक क्वेश्चन है, अब बी बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अवधारणा के माध्यम से सीखना चाहिए, कि नहीं हमारे पास ये तथ्य हैं, ये फैक्ट हैं और ये आंकड़ा है, इसके आधार पर बच्चों को क्या कर दो, माध्यम से उसको सिखा दो। बच्चों को आपको कैसे सिखाना है बताइए, बच्चे को आपको कैसे सिखाना है? बच्चों को हमें क्या करना है, मूर्त उदाहरण जो बच्चे को छू सके, देख सके, उसकी टाइप से, और उनका अनुभव जो उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव के आधार पर बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इसमें है ओनली ए। ठीक है, ओनली ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन माध्यमिक विद्यालय के सामाजिक विज्ञान में क्या करता है, एक नया विषय के क्षेत्र में है, जिससे नागरिक शास्त्र के पहले विषय को प्रतिस्थापित किया गया है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, दृढ़ता से तर्क देता है नागरिक शास्त्र को बंद कर दिया जाना चाहिए। जो एनसीएफ हमारा 2005 है वो क्या कर रहा है कि जो हमारा नागरिक शास्त्र है उसको क्या करना है, बंद कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और एक इसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन पे। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, समकालीन भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। यह विषय मानता है कि बच्चे मूर्त अनुभव के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, मूर्त, उनको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सको, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रियल लाइफ से जोड़ सको और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सको, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे को बता दो, हाँ अगर उसको आप पेड़ पढ़ा रहे हो यदि, तो पेड़ बच्चों को दिखाओ कि देखो पेड़ ऐसा होता है। नहीं है कि ये नहीं है कि बच्चों को किताब में छापा गया है पेड़ वृक्ष के बारे में बच्चों से बता दो। यदि आप पानी पढ़ा रहे हो तो पानी के बारे में बच्चों को ले जाओ, गांव का नहर दिखाओ, और बच्चों को ले जाओ वहाँ का कुआं दिखाओ, तालाब दिखाओ, ताकि बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा देख करके, तो उनका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को सामाजिक और राजनीतिक जीवन के रूप में मूर्त उदाहरण अनुभव का प्रयोग के माध्यम से बच्चों को सीखने पर जोर देना चाहिए। वही अभी ये पहले वाला ही है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों और विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? आपको क्या देखना है, किस पे, एनसीईआरटी द्वारा सबसे ज़्यादा किस विषयों पर, क्या आपको घटनाक्रम के या ग्राफ के बारे में या चार्ट के बारे में या कहानी बोर्ड के बारे में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो एनसीईआरटी है वो सबसे ज़्यादा निहित विचार विद्यार्थियों को अवगत किसके, उसको कहानी बोर्ड के, स्टोरी बोर्ड के मेथड से पढ़ाने के लिए। बच्चों को थोड़ा स्टोरी सुनाकर कहानी से रिलेट करके पढ़ाओगे तो वो उसको समझने में थोड़ा आसानी से समझ जाते हैं और जल्दी से उसको कैप्चर कर लेते हैं और जल्दी से उसको सीखने में, उनके ज़्यादा सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का ध्यान मनुष्य रूप में केंद्रित होता है। किसके रूप में होता है, क्या विद्यार्थियों को समकालीन मामलों एवं समस्याओं से परिचित करने में? आंसर ऑप्शन दूसरा कह रहा है पर्यावरण संसाधनों व विकास के मामलों में संबंधित दृष्टिकोण को विकसित करने में। तीसरा कह रहा है कि
भारतीय इतिहास के अध्ययन के माध्यम से बहुलवाद एवं परिवर्तन, क्या है, बहुलवाद एवं परिवर्तन की संकल्पनाओं पर बल देने पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर किस पे केंद्रित है? ये विद्यार्थियों को समकालीन मामलों समस्याओं पर चिन्ह, उसके मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आपको दिखा दो तो हो जाएगा सही। और दूसरा कर रहा है पर्यावरण संसाधन के मामलों में संबंधित, पर्यावरण के संसाधन कौन कौन से हैं, कैसे पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में बता के। तीसरा बोला है इतिहास के माध्यम से और उसके परिवर्तन क्या होते हैं, उसके संकल्पनाएं क्या होते हैं। तो आपका तीनों आंसर सही हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। दूसरा नंबर ए बी सी तीनों सही ऑप्शन है। ठीक है, और ये आपका कब आया था? सोशल साइंस 2000, ये आपका आया हुआ है 2022 में या 23 में आया हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र अपनी सामग्री लेता है और साथ ही बच्चों को समसामयिक मुद्दों पर समस्याओं से परिचित कराया जा सके। समसामयिक मतलब जो करंट में उसको क्या बातें हो रही है, कौन सी घटना घट रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसको उससे भी परिचित करवाना है। ऐसा नहीं सिर्फ आप इतिहास ही भूगोल पढ़ाते रह जाओ और बच्चों को जो नया हो रहा है उसको उससे कुछ ओत प्रोत ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं चले। और बच्चे को समाज की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से परिचित होना, ताकि हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और गरीबी, अशिक्षा कि हमारे देश में कितने % गरीबी है, हमारे देश में कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने % शिक्षित हैं, और अशिक्षित हैं तो किस कारण से हैं, और बाल और मधुआ मजदूरी क्यों चल रही है। क्या होता है कि जो बच्चे को बाल मजदूरी करवा रहे हैं 14 वर्ष से नीचे, 18 वर्ष से नीचे, और उनको बधुआ मजदूरी को किसी को ज़बरदस्ती ले जाकर घर पे काम करवा रहे हैं। और जाति, लिंग और पर्यावरण के मुद्दों जैसी जानकारी देने की ज़रूरत है कि हमारा कौन सी वर्ग के है, किस जात के हो, ये लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इन्वायरमेंट से मुद्दों पर ये सब जोर देने की ज़रूरत है सोशल स्टडी पढ़ाते समय, ये षष्ठी पढ़ाते समय इन सब तथ्यों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आपका ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विभिन्न स्तरों, पर्यावरण, संसाधनों और विकासों से संबंधित मुद्दों पर एक उचित परिप्रेक्ष्य विकसित करने में मदद करते हैं। कौन कौन? भूगोल और इकोनॉमिक्स। कहाँ? स्थानीय से लेकर वैश्विक। कहाँ से? स्थानीय से लेकर वैश्विक तक। और दूसरा क्या रहा है? भारतीय इतिहास को बहुलता और परिवर्तन की अवधारणाओं पर जोर देते हुए पढ़ाया जाएगा। बच्चे को स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार के गठन के और कामकाज और उनकी भागीदारी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराया जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि बच्चे को जो स्थानीय, राज्य, केंद्र और सरकार के गठन और कामकाज, इन सब के भागीदारी कि वो कैसे काम कर रही हैं, कि उसकी क्या प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था उसकी कैसी चल रही है, इन सब बातों से बच्चों को परिचित करवाया जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आपका क्वेश्चन है, जरा सा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित और आनुभविक और सत्यापनीय है। कहने का मतलब है जो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति है वो साक्ष्य पे आधारित होता है और अनुभवजन्य है, और सत्यापनी मतलब ये सत्य को मापा गया है कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं है। अब कथन बी क्या कह रहा है कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ये कोई एक घटना रहती है, उसकी व्याख्या अनेक प्रकार से होती रहती है, जैसे आप इतिहास में षष्ठी में पढ़ते हो। तो आपका आंसर क्या कह रहा है? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, मतलब ए सही है बट वो गलत है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, नहीं। ए फॉल्स बट बी ट्रू, नहीं। ए और बी ये दोनों सही हैं। क्या है? दोनों सही के बारे में बोल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति कैसी प्रकृति है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान के दोनों का मिश्रण
है, इसकी विषय वस्तु सामाजिक है परंतु अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है तो ये सामाजिक, बट जो इसकी अध्ययन पद्धति है वो कैसी है, वो वैज्ञानिक है। यह प्रकृति में गतिशील है और इसके वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और तीसरा बोल रहा है आज का सामाजिक विज्ञान के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आज से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट को दूसरे के सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके, कोऑपरेट करके पढ़ाया जा रहा है। सबको क्या करता है, एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब वैज्ञानिक दृढ़ता क्या होती है जरा इसके समझ लीजिए। यह पहचान जरूरी है कि सामाजिक विज्ञान भी प्रकृति और भौतिक विज्ञान की तरह खुद को वैज्ञानिक जांच के लिए उधार देता है, क्योंकि यह एक व्यवस्थित रूप से अर्जित और सत्यापित ज्ञान है। कौन सा, ये जो वैज्ञानिक दृढ़ता है, ये भी एक कहने का मतलब है ये सत्यापित, कहने का मतलब ये सत्य है। ऐसा नहीं जो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में हम इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये कोई अफवाह है, झूठ है, नहीं, इसको सत्य करके और व्यवस्थित भी है। एक ऐसा नहीं है कोई आगे पीछे है, उसको एक व्यवस्थित, ये पहले प्राचीन इतिहास आया, उसके बाद मिडवल हिस्ट्री आई, फिर अभी जो आधुनिक इतिहास है इसके बारे में एक व्यवस्थित क्रम से पढ़ें। ऐसा नहीं पहले आधुनिक पढ़ ले उसके बाद हम प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं, उसको असत्यापित और वो सत्य बातें हैं, ऐसा नहीं है कि वो झूठी बातें हैं। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका अगला, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, सामाजिक विज्ञान की कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। और तर्क क्या बोल रहा है कि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य हैं, प्रमाण को निरूपित करती है। कहने मतलब जो सामाजिक विज्ञान है वो कला के साथ परस्पर संबंध है, बिल्कुल संबंध है। और जब कला से संबंध रहेगा तो कला में चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक इतिहास आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ए भी सही है और बी भी सही है। क्या है, ए और बी दोनों ट्रू है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ट्रू, ठीक है, तो आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, ये इतिहास के साथ कला को जोड़कर पढ़ा जा रहा है कि नहीं। ये मान लो इतिहास के साथ ये आर्ट है, क्या है, आर्ट है, आर्ट को जोड़ करके ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री को इतिहास के साथ कनेक्ट करके पढ़ा जा रहा है कि नहीं, इसका एक भाग है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आर्ट हो गया, आर्ट के साथ आपका इतिहास, ये इतिहास में जो भी पहले चलते थे ये सब इसके कनेक्ट करके एक को पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 आपका आ गया। एनसीएफ 2005 का विचार है कि पाठ्य पुस्तकों को डाट के माध्यम के रूप को देखा जाना चाहिए, किसके रूप में, आगे की जानकारी के लिए, या दूसरा कह रहा है प्रमुख कक्षा द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को लेन देन करने के लिए, और तीसरा कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण, केवल परीक्षा में केवल पास होने के लिए एनसीएफ 2000 का विचार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तीसरा उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। आपका क्या कह रहा है कि प्रमुख कक्षा द्वारा दी गई द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को लेने देने की, जो कक्षा द्वारा, ये सिर्फ कक्षा द्वारा प्राप्त नहीं होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा एनसीएफ आगे ले जाने की बात करता है। कहाँ पे, आगे ले जाने की बात कर रहा है, कक्षा द्वारा। इसमें कक्षा थोड़ी आएगा, क्लास थोड़ी आएगा कि क्लास में जो बातें हो रही है उसको स्वीकार कर लो और लेन देन के लिए आप राजी हो जाओ, ऐसा तो बात हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनसीएफ 2005 का विचार है कि पाठ्य पुस्तक को, यहाँ क्लासरूम की बात नहीं कही है, कक्षा की बात नहीं कही गई है, किसकी बात कही गई है, ये पाठ्य पुस्तक को, किसके लिए, पाठ्य पुस्तक के लिए कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आगे जानकारी के लिए, तो आपका आंसर ही हो जाएगा पहला। ठीक है, बाकी सब गलत हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, पाठ्य पुस्तकें कक्षा, आपके कक्षा को अनेक लाभ प्रदान करती हैं। क्या क्या प्रदान करती हैं, जैसे स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक कौशल और शिक्षार्थियों के बीच विविधता और सीखने के माहौल को शामिल करने में, और पाठ्य पुस्तकों को अन्य संसाधनों की बहुलता की आवश्यकता है।
और आगे पूछताछ के लिए रास्ते खोलने के रूप में किया जाना चाहिए। किसके? आगे पूछताछ के लिए और रास्ते खोलने के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे, हमारा अगला क्या कह रहा है। एनसीएफ 2005 देखिए क्या क्या कह रहा है आपका, कि यह पाठ्य पुस्तक एक चयनित विषय पाठ्यक्रम है, कक्षा तथा तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों को, मान्यताओं को मानता है और परिकल्पनाएं आदि के अवधारणाओं और विभिन्न कथनों का संग्रह है। और एनसीएफ 2005 कह रहा है कि पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए किया गया है ताकि पाठ्य पुस्तक को आगे बढ़ाया जा सके। यही आपका भी उठा के सीधा ऑप्शन में दे दिया था। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, हमारा आगे का क्या कह रहा है। एक शिक्षक अनुभव करता है, क्या है? अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। क्या है? वो सब्जेक्ट वर्डन बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में सबसे अच्छे उपागम को सुझाव दीजिए और इसमें एक समस्या समाधान करें। क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता है, क्या ऐसा करना चाहिए? प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर उसे नोट्स लिखवाएं। कि बच्चे को बोल दीजिए नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसकी आप नोट्स बना लो। और क्या बोल रहा है? सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें, कि नहीं जितना पाठ्यक्रम है हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। और ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। आपका आंसर हो जाएगा, देखिए कहने का मतलब प्रत्यय का मतलब होता है यदि उसको ऐसा कुछ सब्जेक्ट लें, ऐसा कुछ पढ़ाएं ताकि एक के साथ दूसरे को रिलेट कर सके। जैसे आप इतिहास पढ़ा रहे हो तो उसमें सामाजिक विज्ञान भी, अर्थशास्त्र भी, पर्यावरण भी, सबको एक साथ एक प्रत्यय से एक के साथ कई दूसरों को जोड़ करके वो सीख सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो सके। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की विषय के भार कम करने का समाधान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि ये विषय वस्तुएं विकसित करना जो विषय सीमाओं के पार किए गए प्रत्ययों को सिखा सकती हैं। करने मतलब एक से दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़कर सिखाती हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आ गया सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण अधिक उपयोगी हैं? क्या मॉडल है या संग्रहालय है और श्रव्य दृश्य सामग्री है या रेखाचित्र उपकरण है? तो आपको पता है क्या है, आपको दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो एंड विजुअल एड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प देंगे आपको सीखने में। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा उपयोगी यही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं ऑडियो वीडियो क्या होता है। ये होता है जैसे आपका एलईडी हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब आपका वो हो गया, आपका जो प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं? दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री होते हैं जो टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपयोग करते हो। क्या करते हो? टीएलएम। ठीक है, तो शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का उपयोग शिक्षार्थियों को आसानी और दक्षता के साथ अवधारणाएं सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है, कि बच्चों को सीखने के लिए और सुगमता प्राप्त हो गया, उनको अच्छे से समझ में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सकें। ठीक है, चलते हैं हम अगले पेज पर। क्या बोल रहा है कि श्रव्य टीएलएम क्या होता है? ये टीएलएम प्रमुख रूप से सीखने वाले सुनने की भावना को उत्तेजित करते हैं। इसमें मानवीय आवाज़, टेलीफोनिक वार्तालाप, ऑडियो, डिस्क, टेप रिकॉर्डर, रेडियो प्रसारण, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। और टीएलएम क्या बोल रहा है? दृश्य टीएलएम। इस प्रकार के टीएलएम में दृष्टि की भावना शामिल होती है। वे दृश्य आवेगों को उत्तेजित करते हैं। उदाहरण जैसे क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया और ये चित्र कार्ड हो गया। ये सब क्या करते हैं?
वो दृष्टि की भावना शामिल करते हैं और उसके जो आवेग हैं उनको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। भूगोल शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सा प्रयोगशाला संसाधन आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है? क्या ग्लोब, मॉडल, वर्षा मापी या समय रेखा? आपको ये भूगोल का है, किसका, जियोग्राफी का है, उसमें क्या प्रयोग नहीं किया जाता है, क्या है, नहीं किया जाता है, किया जाता है। तो आपको पता है ग्लोब किया जाता है, मॉडल किया ही जाता है और वर्षा प्रमापी मापा ही जाता है भूगोल में। आप और ये जो समय रेखा होता है ये किस में होता है, ये हिस्ट्री में होता है। किस में होता है, हिस्ट्री में होता है। किस में, इतिहास में होता है। किस में होता है, इतिहास में होता है। ठीक है, जो टाइमलाइन होती है वो इतिहास में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए समय रेखा क्या होता है, टाइमलाइन क्या होती है। यह पहले हुई घटनाओं और आकस्मिक घटनाओं और कालक्रमिक क्रम को प्रदान करता है। ये क्या होता है, जो इतिहास में पहले घटना होती रहती है और जो कि आकस्मिक घटना हुई रहती है और कालक्रम के आधार पे, जैसे ये घटना 1905 में हुई थी, तो उसके बाद फिर 1915 में हुई, फिर 2000 में हुई, सन 2000 में, फिर 2024 में हुई, 2024 में ही। तो कालक्रम के मतलब आधार पे होता है कि कौन कौन पहले कब हुई थी, फिर कब हुई, फिर कब हुई, उसके आधार पे ये क्या करता है, उसको प्रस्तुत करता है। और यह शुरुआती घटना से शुरू होता है और समय के मध्य में अगले माध्यम से अगले तक आगे बढ़ता रहता है। यह ऐतिहासिक घटनाओं की शिक्षा के आसान बनाने के लिए इतिहास को पढ़ाने में प्रभावी होता है। तो क्या होता है, रेखा चित्र बनाने में जो समय रेखा जो होता है वो किसमें, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पिछले वाला क्वेश्चन का था एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। भूगोल की शिक्षण उपयुक्त विधि है कौन सी? क्या चर्चा विधि है, भ्रमण विधि है, कहानी विधि है, या इसमें से कोई नहीं? यदि देखिए आप कोई चर्चा क्लास में डिस्कशन मेथड को आप देखकर, क्या ऐसा हो सकता है, या भ्रमण, या क्या होता है कोई आप बच्चों को स्टोरी सुना दो, ना में से कोई नहीं। यदि आप बच्चों को देखो, यदि आप बच्चों को पहाड़ के बारे में बताना चाहते हो, नदियों के बारे में बताना चाहते हो, और किसी आपदा के बारे में, शैल के बारे में बताना चाहते हो, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टूर पे ले जाओ, बच्चों को क्या करो, भ्रमण करवाओ। तो उससे देखने से उनकी क्या होगी, समझ ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगी। तो आपका कौन सा, भ्रमण मेथड हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, टूर मेथड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। जो कि विद्यालय वाले टूर पे ले जाते हैं उनके लिए बात कही गई है। यह छात्रों को उनके सीधे संपर्क, नए वातावरण, लोगों की शिक्षा और संस्थान के साथ के कारण ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। कि बच्चे जितना से ज़्यादा देख करके क्या करते हैं, वो ज़्यादा को उसको ग्रहण कर सकते हैं और उनको ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनको देखने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है कि हाँ उनको लेकर जाओगे तो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, अरे हमें आज कुछ घूमने को यहाँ पे मिलेगा, और उसके साथ साथ वो सीखते भी हैं। ठीक है, और क्या पारस्परिक साथ के सीधे संपर्क होता है और सैद्धांतिक पहलुओं के बीच अंतर को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की एक में से सहायक सामग्री नहीं है? आपको नहीं, नोट देखना है। क्या देखना है, नोट। क्या है, क्या ग्लोब है, क्या प्राकृतिक खोज है, आलेख है, या मॉडल है? आप जरा सा आंसर कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण का एक सहायक सामग्री नहीं है? आप कक्षा में ग्लोब ले आ सकते हो, आलेख जो चार्ट होता है, इसको आरेख क्या होता है, चार्ट होता है, ला सकते हो। मॉडल आप ला सकते हो। क्या प्राकृतिक खोज, नेचुरल हंट ला सकते हो आप? क्या
कक्षा में, क्या कहाँ पे, यहाँ पे कक्षा की बात कही है, तो आप कक्षा में क्या करते हो, ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा यही। आपको बच्चे को क्लास में ग्लोब ला के दिखा देगा, आरेख ला के, मॉडल ला के, मॉडल मतलब प्रतिरूप ला के दिखा सकते हो बच्चों को, ये चार्ट है, ये कैसे बना है, ये ग्लोब है, पृथ्वी को ऐसे घुमा के चारों साइड, एक साइड से दूसरी साइड दिखा देगे हो, जो कि ऑफिस में मैक्सिमम रखा भी रहता है। तो बट प्राकृतिक नेचुरल खोज को ये सब आप ला सकते हो कक्षा में, वो भी कहाँ पे, कक्षा में, क्लासरूम में, कहाँ पे, क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा ग्लोब और मानचित्र के बारे में बातें हैं, तो हम समझ लेते हैं। मानचित्र भूगोल के शिक्षण सहायक सामग्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा, ये जो मानचित्र है, और वास्तव में भूगोल 99% मानचित्र की सहायता से पढ़ाया जाता है। जो जियोग्राफी है वो 99% किसके सहायता से पढ़ाया जाता है, मानचित्र की सहायता से, कि कौन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये पृथ्वी के अलग अलग पहलुओं का एक स्पष्ट समझ प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, यह छात्रों के लिए पूर्ण ज्ञान प्रदान करने का एक छोटा उपकरण है। आप मानचित्र होगा, बच्चे को बोलोगे तो फोल्ड करके वो बैग में या कैसे भी आप छोटा सा पेज पे भी लेकर आ सकता है। ठीक है, आगे है आपका ग्लोब। क्या है, ग्लोब। ग्लोब दुनिया के छोटे पैमाने और इसके वास्तविक रूप में एक प्रस्तुति है। ग्लोब दुनिया का एक सही दुनिया का एक सही विचार प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा सहायक सामग्री है। पृथ्वी का निकटतम सन्निकट माना जाता है, कि पृथ्वी को जैसे आपको सागर दिखाना है, महासागर दिखाना है, तो ग्लोब पे कुछ ज़्यादा बेहतरीन से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाने के लिए उपकरण सामग्री है। अब हो गया आलेख। क्या होता है, एक आलेख भौगोलिक विषय वस्तु को वर्णित करने के लिए उपयोगी उपकरण है, और ये बड़ा और रंगीन भी होना चाहिए, जिसमें उसमें अच्छे से देख सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो सके। और आपका मॉडल क्या होता है, मॉडल वस्तुओं के छवियों की तुलना एक बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करती है, क्योंकि तीसरे आयाम में प्रस्तुत करते हैं। भूगोल, पहाड़, बांध और घरों को करने के लिए क्या करते हैं, मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आका हमारा अगला, एक छात्रा को, क्या है, एक छात्र को भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक हैं, और कुछ सैनिकों को साक्षात्कार लेती है। मतलब वो डायरेक्ट सैनिक जो होते हैं, जो आपके क्या हुआ है, कारगिल युद्ध में जो डायरेक्ट सैनिक युद्ध में भाग लिए हैं, उनका डायरेक्ट साक्षात्कार लेती है, यानी इंटरव्यू लेती है, उनसे बातचीत करती है, इंटरव्यू लेती है, बातचीत करती है। और इस युद्ध में हिस्सा लिया था, जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, यानी कारगिल के युद्ध में भाग लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा, या प्राथमिक स्रोत माना जाएगा, गौड़ स्रोत माना जाएगा, वास्तविक स्रोत, आंतरिक स्रोत। इसमें से आपका ये पूछा गया है, 2013 का पेपर है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है वो डायरेक्ट इंटरव्यू, और जो देखो प्राथमिक स्रोत क्या मिलता है, जो आपको डायरेक्ट मिले स्रोत, कोई जो आपको सूचना है वो डायरेक्ट मिले, ऐसा नहीं है किसी के वाया थ्रू होकर मिले, वो क्या होता है, वो प्राथमिक होता है। आपको जो वो सैनिक से जो उसमें कारगिल में भाग लिए थे, उससे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, उनसे उसमें क्या हुआ था, तो उनके साथ कैसी घटनाएं घटी थी, उनके बारे में वो डायरेक्ट स्रोत ले रही है। तो वो किसी के वाया थ्रू होकर ये सूचना उनसे दूसरे के वाया थ्रू होकर पास होकर नहीं आ पा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्राथमिक स्रोत उन लोगों से तत्काल किसी विषय का प्रत्यक्ष विवरण है जिनका इससे सीधा संबंध था, प्रमाणिक स्रोतों में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब है जिसका ऐसा सीधा प्रमाणिक, कहने मतलब जिसका सीधा इससे संबंध है। अब कारगिल में जो युद्ध थे, उनका जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनका सीधा उनका सामना हुआ था कि नहीं, तो वो कौन सा स्रोत हो जाएगा, आपका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। और कानून और अन्य दस्तावेज के ग्रंथ हो गए, अखबार की रिपोर्ट, पत्रकारों जो पढ़ा घटना, ये सब लोगों को उद्धृत करता है। भाषण, डायरी और साक्षात्कार लिया जाता है, ये मूल अनुशासन है। ये सब है बातें आपको जो कि पढ़ लेना चाहिए। ठीक है,
चलते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षा में प्राथमिक स्रोतों को पाठों में शामिल करने का क्या उद्देश्य क्या है। जो प्राथमिक स्रोत मिलता है उसका उद्देश्य क्या है, हम पाठ्य पुस्तक में शामिल क्यों करते हैं। पहले जरा सा देखिए कि अतीत से प्रत्यक्ष विवरण और परिप्रेक्ष्य प्रदान करना। ऑप्शन दूसरा, पाठ्य पुस्तक की जानकारी को सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए जटिल ऐतिहासिक घटनाओं को सरल बनाना और आलोचनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता को समाप्त करना। आपका क्या आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो आलोचना विश्लेषण की आवश्यकता को समाप्त करना ही, जटिल ऐतिहासिक घटना को सरल बनाना, ऐसा कुछ बात है नहीं। अतीत से प्रत्यक्ष कहने का मतलब जो बातें पहले हो चुकी हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, उसको सीधा सीधा आपको उसके कहानी से रिलेट करके वो सत्य बता दे, तो वो इसके लिए शामिल किया है, प्राथमिक स्रोतों को शामिल किया गया है। ठीक है, यदि आप कहीं पे कुछ घटना हुई रहेगी, आप उससे डायरेक्ट आप किसी से पूछ कर बताओगे फलाने ने उन्होंने ऐसा कहा, तो वो सूचना आते आते क्या हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा कुछ मिर्च मसाला लग के वो थोड़ा क्या हो जाती है, उलट पलट जाती है और इधर उधर हो जाती है, वो जैसे की तैसी नहीं। बट आप जो रियल रहेगा उससे यदि बात करोगे तो वो इफेक्ट एकदम सत्य फैक्ट बता देगा, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की तरफ। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हमारे इतना ही था आज का क्वेश्चन। तो यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जय हिंद।